डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। दतिया विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया, यह भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठित संगठन और राजनीतिक ताकत की परीक्षा बन चुका है। स्टार प्रचारकों की मौजूदगी, नेताओं की बयानबाजी, चुनाव आयोग तक पहुंची शिकायतें और सोशल मीडिया पर छिड़ी सियासी जंग ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। सवाल यही है कि क्या भाजपा अपना गढ़ बचा पाएगी या कांग्रेस इस उपचुनाव को सरकार के खिलाफ जनमत में बदलने में सफल होगी। इसी पे करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दतिया बना सियासी रण, स्टार प्रचारकों पर सवाल, बयानों पर बवाल, किसे मिलेगा जनादेश। दतिया उपचुनाव पूरे प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन गया है। दोनों दल इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं। वहीं प्रचार अभियान अंतिम चरण में है और हर नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने जिन स्टार प्रचारकों की घोषणा की थी उनमें कई अब तक मैदान में नहीं पहुंचे। कांग्रेस इसे भाजपा की रणनीतिक कमजोरी बताते हुए दावा कर रही है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार प्रचार कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनावी अभियान में जुट चुके हैं। सबका ओपिनियन एक था कि कांग्रेस 70% चल रही है और भाजपा 30% पर रह गई है। मतलब इतना भारी अंतर है, इसे पाट पाना भाजपा के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कांग्रेस बम्पर तरीके से जीत रही है। तो भाजपा ने वोटिंग से पहले ही हार स्वीकार कर ली। इनके 40 स्टार प्रचारक इन्होंने घोषित किए हैं और दर्जनों स्टार प्रचारक वहां जा ही नहीं रहे, पहले ही हार मान ली। रही हमारे स्टार प्रचारकों की बात, तो सबका समय सुनिश्चित है, कब किसको जाना है। पार्टी में सबको तय कर रखा है और हमारे सारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो सब दतिया पर ध्यान दे रहे हैं और सब अपनी अपनी बारी से जा रहे हैं। निश्चित तौर पर दतिया का चुनाव भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। चुनावी मुकाबला अब आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ चुका है। नेताओं के बयान, चुनाव आयोग में शिकायतें और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। अगर किसी ने किसी भी कार्यकर्ता को बिना काम से पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, थाने, टीआई, एसपी कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा, पुलिस के अधिकारी समझ लेना। देखिए, जिस तरह से हम दतिया चुनाव में देख रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी प्रशासनिक अधिकारियों को धमका रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर किस तरीके से किसी ने ये किया तो हम वो कर देंगे, कार्यकर्ताओं को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे तो ये परिलक्षित होता है कि कांग्रेस पहले हार मान चुकी है, वो पहले से हताश है। 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले दोनों दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दतिया की जनता किस पर भरोसा जताएगी। फैसला मतपेटी में बंद होगा और नतीजे नई राजनीति दिशा तय करेंगे। दतिया उपचुनाव का परिणाम सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेगा, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति को भी नया संदेश देगा। जनता किसकी रणनीति, प्रचार और दावों पर भरोसा करती है, इसका फैसला अब मतदान और मतगणना के बाद सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो दतिया उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खूब मेहनत कर रहे हैं, लगातार अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में सियासी बयानबाजी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। योगेश गुप्ता जी है बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। ज्योति पटेल जी है कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। प्रकाश ब्यास जी है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, उनका मैं बेहद स्वागत करता हूँ। शुरुआत में प्रकाश जी आपसे ही करूँगा। दतिया उपचुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए है। कांग्रेस के कारण वहाँ सीट खाली हुई है और अब जो है बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं। सर, कैसे देख पा रहे हैं अभी दोनों की तैयारी को आप? तैयारी की जरूरत ही नहीं पड़ रही दोनों को, क्योंकि दतिया उपचुनाव जो है अपने आप में बहुत बड़ा महासंग्राम, बहुत समय से जो भी हुआ है कांग्रेस के विधायक के साथ में, तो बड़ा नेशनल लेवल का इश्यू बन गया है। और बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देके भी एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां खड़ा कर दिया है। दूसरी बात है, कांग्रेस से जो है
हमारे नायक साहब अवधेश नायक जी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुके हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल काम हो गया है और चुनाव बड़ा निकटतम वोटों से जीत या हार तय करेगा। तीसरा मोर्चा भी वहां खड़ा हो गया है, जो आजाद पार्टी है, उनके जो प्रत्याशी जो 60,000 वोट की बात कर रहे हैं, हालांकि वो आंकड़े इतने ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों पार्टी में सेंध मारेंगे वोटों की। तो ये आंकड़ा बड़ा त्रिकोणीय होने के बाद बड़ा रोचक मुकाबला हो गया है। दतिया आपने जैसे कहा कि दिशा तय करेगा आने वाली विधानसभा चुनाव की। ठीक है, ठीक है। योगेश जी, क्यों स्टार प्रचारक को लेकर जो है सवाल उठाना पड़ रहा है कांग्रेस को? क्यों आपके नेताओं जो है नहीं उतर पा रहे हैं प्रचार करने के लिए? देखिए कुलेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन जब किसी चुनाव में उतरते हैं ना, तो पूरी चुनावी रणनीति के तहत, चाक चौबंद प्रबंधन के तहत और पूरा संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ पूरी टीम मंडल से लेकर और हमारी जो शक्ति केंद्रों तक जब पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से विजय सुनिश्चित करने के लिए उतरते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने जिस प्रकार विगत दिनों चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, तत्पश्चात मीडिया सेंटर बना और हर मंडल पर, हर शक्ति केंद्र पर हमारे वरिष्ठ नेताओं और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी की अगुवाई में जिस प्रकार इस चुनावी प्रबंधन का रणनीति तय की गई है, उसके मद्देनजर मैं ये मानता हूं कि दतिया की जनता का जन आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी श्री आशुतोष तिवारी जी को अवश्य मिलेगा। क्योंकि देखिए, दतिया उपचुनाव की नौबत क्यों हुई, उसके पीछे जो कारण है वो दतिया की जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस पार्टी में अपराधी प्रवृत्ति के नेताओं की भरमार है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजेंद्र भारती जी ने जो बैंक फ्रॉड से संबंधित जानकारी अपने एफिडेविट में छुपाई, तत्पश्चात दतिया की जनता को उपचुनाव में जाना पड़ा। एक मुख्य वजह यह है। दूसरी वजह, आज जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के बड़े बोल, जिसमें निश्चित रूप से अपराधी प्रवृत्ति की एक झलक दिखाई देती है। किस प्रकार वो प्रशासनिक अमले को तो छोड़ो, पुलिस प्रशासन को, एसडीएम तक को धमका रहे, तो निश्चित रूप से निंदनीय भाषा है। पराजय का भाव स्पष्ट रूप से कांग्रेस अध्यक्ष के चेहरे पर नजर आ रहा है। और अभी मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों से कि दतिया उपचुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ठीकरा ईवीएम पे फोड़ेंगे या चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे? चलिए, ज्योति जी बता देगी आपको। ठीक है, ज्योति जी बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहले से तय कर चुकी है कि उनको चुनाव हारना है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो दम दिखना चाहिए था उपचुनाव में, वो उनका दम दिख नहीं रहा। और पहली बात तो ये है कि हवा उस दिन निकल गई जिस दिन नरोत्तम मिश्रा, जो आप अनुशासन की बात करते हैं, आपकी पार्टी अनुशासन की बात करती है, रोडों पर आकर के आप जो कह रहे हैं गुंडागर्दी हो रही है, सब गुंडागर्दी तो आपकी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने की थी। किस तरीके से पुलिस पर पथराव किया या जो भी अराजकता है उस समय पर फैलाई, तो ये इसका अनुशासन का उदाहरण हमें मत दीजिए। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन जो है जब गलत काम करेगा, कोई भी अधिकारी कर्मचारी यदि सत्ता के दबाव में यदि दूसरे लोगों पर यदि उंगलियां उठाएगा, दूसरे लोगों पर कार्रवाइयां करेगा, तो हम जवाब देंगे, निश्चित रूप से देंगे। जिस तरीके से आपकी इतिहास में देखा हुआ दिल्ली में किस तरीके से बच्चों पर, मासूम बच्चों पर लाठियां चलाई, किस तरीके से कीलें लगी लाठियां उन पर चलाई, किस तरीके से उनका खून बहाया। तो पुलिस प्रशासन जब गलत करेगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि पुलिस प्रशासन का काम केवल सरकार के दबाव में आकर के जनता पर जो है लाठियां चलाना नहीं होता है। उनका काम जो होता है पुलिस व्यवस्था को बनाए रखना होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है। और निश्चित रूप से घनश्याम सिंह जी एक बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल व्यक्ति हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि निश्चित रूप से दतिया की जनता जो उन्हें पसंद करेगी। और राजेंद्र भारती के साथ जो आपने किया है उसका जवाब इस चुनाव में जरूर जनता देगी आपको। अच्छा, अवधेश जी को संभाल लेंगे ना आप लोग? देखिए, निश्चित रूप से अवधेश जी कई बार मीडिया के सामने आकर के, सभी लोगों के सामने आकर के वो जी जान से लगे हुए हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री घनश्याम सिंह जी का प्रचार करने के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस पार्टी 100%, मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कह रही हूँ, कांग्रेस पार्टी उसमें जीत रही है। और ये केवल जीत जो होगी वो दतिया उपचुनाव तय नहीं करेगी, जो करेगी वो आने वाला जो 2028 का मध्य प्रदेश का चुनाव है उसकी दिशा और दशा तय करेगी। ठीक है, ठीक है। प्रकाश जी, आप दोनों ही पार्टी की वहां पर तैयारी बहुत करीब से देख रहे होंगे। सर, कैसे देख रहे हैं दोनों पार्टी में सबसे ज्यादा जीत का दबाव किस में है?
निसंदेह जीत का दबाव बीजेपी के ऊपर है, मोहन यादव जी की सरकार के ऊपर है। उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहली बार उपचुनाव होने जा रहा है और उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये चुनाव बड़े मार्जिन से जीता जाए। जो भी विरोध वहां हो रहा है, न तो मिश्रा जी को टिकट न देने पे जो भी अराजकता हुई है, उसका असर कहीं ना कहीं केंद्र के नेतृत्व पर भी पड़ा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व पर भी पड़ा है। तो वो चाहेंगे कि चुनाव बड़े मार्जिन से जीता जाए और इस जवाब दिया जाए 2023 के चुनाव की तैयारी को लेकर। लेकिन कांग्रेस, चूंकि हमारे विधायक कांग्रेस से रहे हैं पहले, कांग्रेस ने जो है हमेशा से वहां पे अपने गढ़ को बनाए रखा है। तो मैं मानता हूं कि ये आने वाले चुनाव में कांग्रेस यदि जीत जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा घात होगा विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। योगेश जी, देखिए दबाव तो है आप लोगों के ऊपर क्योंकि जीतना भी है आपको सीट, लेकिन जिस तरह से ज्योति जी 100% दावा करे कि वो सीट हम जीत रहे हैं। देखिए, मेरे प्रश्न का जवाब तो दिया नहीं उन्होंने कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ेंगे, चुनाव आयोग पर, मध्य प्रदेश सरकार पर या ईवीएम पर। एक बात। दूसरी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपका समय, आप जवाब दीजिए। आदरणीय पत्रकार महोदय ने डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में चुनाव पहली बार होने की बात कही है, तो मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे और 29-0 का जो रिजल्ट आया था, जिसमें छिंदवाड़ा जैसी सीट भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने बेहतर चुनावी रणनीति प्रबंधन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में और माननीय हेमंत खंडेलवाल जी की जो टीम है प्रदेश स्तर की संगठन में, निश्चित रूप से पूरी गंभीर, पूरे चिंतन मनन के साथ, धैर्य के साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में इस सीट को जीतने के लिए न केवल प्रतिबद्ध है, बल्कि कांग्रेस को एक करारी हार कैसे हो इसके लिए प्रयासरत है। तो हम निश्चित रूप से अपनी जो उपलब्धियां हैं, जो दतिया की जनता को। ठीक है योगेश जी, प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर लौटूंगा। प्रकाश जी। योगेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वो लोकसभा चुनाव था और ये विधानसभा का उपचुनाव है। थोड़ा अंतर होता है मुद्दों को लेकर और जनता की सोच को लेकर। जी चलिए योगेश जी अपनी बात पूरी करिए। ठीक बात है, विधानसभा के चुनाव में जनता क्षेत्रीय आधार पर मत का प्रयोग करती है, लेकिन क्षेत्रीय विकास को लेकर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जो दतिया में काम किए हैं विकास के, जो पिछले 3 वर्षों से राजेंद्र भारती के नेतृत्व में दतिया विकास का रथ रुका था, वो दतिया की जनता ने भली भांति देखा है। किस प्रकार अपने कार्यों में उलझे रहे राजेंद्र भारती, किस प्रकार जनता के दिए जनादेश से जो कर्तव्य विहीन होकर उन्होंने वो कार्यकाल गुजारा, वो दतिया की जनता ने देखा है, समझा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जब कार्यकर्ता बूथ स्तर पर प्रतिबद्ध होकर किसी प्रत्याशी के लिए काम करता है ना, तो वहां जीत सुनिश्चित होती। चलिए ज्योति जी। देखिए, जनता के जनादेश का अपमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उसका जो आने वाले समय में दतिया की जनता जवाब देगी। देखिए, आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी का जो रोड मैप है, जो जिस तरीके से उन्होंने काम किया, तो निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है और मध्य प्रदेश के अंदर ही दतिया आता है। दतिया जिले के लोगों को भी बहुत भली भांति पता है कि किस तरीके से इस बार नहीं, जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं और ना जाने कब से लगातार 20-25 सालों से किसानों की क्या हालत है, किसान किस तरीके से त्रस्त है, किसानों के लिए खादों के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा किया गया। तो वो केवल बाकी जगह नहीं बल्कि दतिया में भी लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहे, तो वो भी ज्यादा समय नहीं हुआ, 1-2 महीने हुए, भूले नहीं है अभी। किसान युवाओं के साथ किस तरीके से आपकी सरकार किस तरीके से अराजकता, किस तरीके से कायरता पूर्वक बर्ताव कर रही है, वो भी जो है वर्तमान में चल रहा है। तो वो निश्चित रूप से जो दतिया की जनता है वो देख रही है।
मध्य प्रदेश में उद्योग वर्ष के नाम पर आने के नाम पर जो है आपने कहा कि 26 लाख करोड़ का निवेश आया, लेकिन आया केवल 6-7 लाख करोड़ का निवेश। तो ये आप बार बार झूठ बोलते हैं, कभी उद्योग वर्ष मनाने लग जाते हैं, कभी किसान कल्याण वर्ष मनाने लगते हैं, लेकिन युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का शोषण करने के अलावा आपने कहा था कि 3,000 रुपए हम लाडली बहनों को देंगे, लेकिन आज तक आप नहीं दे पाए। आपने कहा हम 27 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन आज तक नहीं दे पाए। आपने कहा 31 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, नहीं, लेकिन नहीं दे पाए। आपने कहा दाना दाना खरीदेंगे, लेकिन आप केवल मूंग का 1.25 क्विंटल खरीद रहा है 1 एकड़ पे। तो निश्चित रूप से ये दतिया की जनता बहुत अच्छे से देख रही है, समझ रही है, और आज सोशल मीडिया का दौर है। सारे जो लोग हैं वो 1 मिनट में लोगों तक खबरें पहुंच जाती हैं, और इसका जनता को जवाब देने का समय आया है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता को जवाब देने का भी समय नहीं आया, लेकिन दतिया के लोगों का, चलो सौभाग्य मैं मानूंगी कि उनको एक बार मौका मिला है, तो निश्चित रूप से ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाएगी। चलिए योगेश जी। जी, देखिए, बड़ा ही हास्यास्पद बयान ज्योति जी ने दिया है। किसान कर्ज माफी के नाम पर 2018 में कमलनाथ जी ने सरकार बनाई, नीले पीले हरे पन्नों में भोले भाले किसानों को उलझाया। एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं हुआ। एक बात भाई। दूसरी तरफ हमने 104 लाख टन उपार्जन, लक्ष्य से ज्यादा अभी किया हाल ही में वो, और उनका भुगतान भी सभी किसान भाइयों के खातों में कर दिया गया है। तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अन्नदाता के सम्मान में यथासंभव प्रयासरत है। उनकी दशा और दिशा कैसे सुधरे इसके लिए प्रयासरत है, और आत्मनिर्भर होता हुआ मध्य प्रदेश, साथ में रोके हुए दतिया को विकास की जो गति देने की मंशा हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की है। तत्पश्चात दतिया उपचुनाव में एक ऐसा प्रत्याशी दतिया की जनता को सौंपा है जो उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसने उस क्षेत्र में काम करने का, संगठन का लंबा अनुभव है। और मैं ये मानता हूं कि दतिया की जनता का जन आशीर्वाद हमारे आशुतोष तिवारी जी को अवश्य मिलेगा, और हमारे जो कार्यों की उपलब्धियां हैं उनकी अनदेखी दतिया की जनता कतई नहीं करेगी। कांग्रेस की जो राजेंद्र भारती जी की कहानी थी वो उन्हीं की जुबानी खत्म हुई है। ठीक है। उन्होंने ही उस केस को दिल्ली हाई कोर्ट तक ले गए थे, और वहां से उनकी हार हुई है और उनको सजा हुई। ठीक है तो योगेश। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं आने वाली 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी के सभी मुगालते दतिया की जनता दूर करने वाली है, और आशुतोष तिवारी जी को भारी विजयश्री मिलने वाली है। ठीक है। प्रकाश जी, क्या लगता है? योगी जी, मेरा एक प्रश्न था। मेरा प्रश्न योगी जी से था। जी योगी जी, वोटों का अंतर कितना देखते हैं जीत में आप? लगभग 25,000। उसका कारण है 25,000 से जीत का। 7-8 से जीती थी कांग्रेस। एक दशरथ नायक जो दशरथ है, जो तीसरा कैंडिडेट है, वो वोट काटेगा, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरी तरफ अवधेश नायक जी का जो अपमान दिग्विजय सिंह जी ने किया है वो भूले नहीं सर। लेकिन अवधेश नायक जी को लेकर दावा कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो अपमान अवधेश नायक भूले नहीं है। तो हमको इन कुछ चीजों का प्लस बेनिफिट मिलने वाला। अच्छा, चलिए मैं आऊंगा ज्योति जी आपके पास भी। प्रकाश जी से पहले जवाब ले लेता हूं। प्रकाश जी, अपनी बात पूरी करिए। मैं बस ज्योति जी से पूछा था कि यही प्रश्न इनसे है कि यदि जीतती है कांग्रेस तो कितना अंतर रहेगा वोटों का? ज्योति जी, आप भी जवाब दीजिए। 7-8 हजार पिछली बार मैंने बताया ना, 25,000 के लगभग जीत की उम्मीद है भारतीय। चलिए, 20,000 का दावा जो है कांग्रेस करी और 25,000 का दावा योगी जी करिए। ठीक है, मैं प्रकाश जी से अब सवाल लेता हूं। प्रकाश जी, क्या लगता है दतिया का असर, क्या लगता है सिर्फ 1 सीट तक सीमित रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। दतिया का असर जो है, मैंने बताया ना, बड़ा दूरगामी परिणाम होने वाला है। और यदि बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं मोहन यादव जी का और खंडेलवाल जी का कद बढ़ने वाला है। लेकिन यदि इसके विपरीत परिणाम आते हैं तो ये जरूर देखा जाएगा कि कहाँ जन नेता बनने के लिए मोहन यादव जी से या खंडेलवाल जी से चूक हो रही है। ठीक है, चलिए ज्योति जी जवाब दे दीजिए। 25,000 का दावा कर रहे हैं योगेश जी। देखिए 25,000 का दावा, आप जो आपने कहा कि हम 25,000 का दावा कर रहे हैं, वो दावा किस बेस पे कर रहे हैं आप? अवधेश नायक जी के बेस पे कर रहे हैं, जबकि अवधेश नायक जी तो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम जो विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो उनका स्वयं उनका जो स्वघोषित विकास है, उसके नाम पर ये लोग वोट मांगेगी, उसके नाम पर ये लोग प्रचार प्रसार पर नहीं जा रहे हैं हम चुनाव में। निश्चित मैं अपने कथन में बोल चुका हूँ। रूप से आप अवधेश नायक जी के
कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है या दूसरे लोगों को, तो देखिए ऐसे जीत नहीं होने वाली है। जो मध्य प्रदेश की जनता है, दतिया की जनता है, उसने देखा है, आपका मॉडल देखा है, मोहन यादव जी का काम करने का तरीका देखा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से जनता, पूरी की पूरी जनता, बच्चों से लेकर के बूढ़े तक, किसानों से लेकर मजदूरों तक लोग परेशान रहे हैं, उसका जवाब इस बार जरूर देगी जनता। और निश्चित रूप से ये मैं मान के चलती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये स्वीकार कर चुके हैं कि अब जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होने वाली, आशुतोष तिवारी नहीं जीतने वाले। और ये जो आप बात कर रहे हैं अवधेश नायक जी की, तो नरोत्तम मिश्रा जी का भी आपको हाल पता है किस तरीके से इंटरनल जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। पर हम लोग उस चीज से दावा नहीं कर रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के बेस पर हम लोग जीतेंगे। चलिए, बड़ी बात कह दी है योगेश जी, ज्योति जी ने। देखिए, हास्यास्पद बयान है ज्योति जी का। नरोत्तम मिश्रा जी की अगुवाई में तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन और साथ में आशुतोष तिवारी जी घर घर गांव गांव जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा जी से जो संगठन को अपेक्षा है, मैं ये मानता हूँ निश्चित रूप से 100% वो उन अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। ठीक है, चलिए प्रकाश जी हमें शायद अच्छे समझावे। प्रकाश जी, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? क्या पीछे दरवाजे से वाकई में कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है? देखो, राजनीति है साहब, राजनीति में जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी नाराज है, उधर अवधेश जी नाराज है, दोनों पार्टियों में ये नाराजगी, असंतोष तो चल रहा है। तो अभी देखना है, बीजेपी भी नहीं चाहती कि इनकी नाराजगी की वजह से कोई नुकसान हो, इसलिए साधने की कोशिश जारी है। और कांग्रेस भी नहीं चाहती कि अवधेश जी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हो। तो दोनों अपने अपने पूर्व प्रत्याशी को साधने में लगे हैं। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि नरोत्तम मिश्रा जी डेट पहुंचा रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, या अवधेश जी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ से नुकसान पहुंचाए। जी चलिए, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों को बहुत धन्यवाद। इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दोनों ही पार्टी जो है बड़े वोट से जीत का दावा भी करें। फिलहाल ये तो परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन दोनों पार्टी की तैयारी जोर से चल रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।